हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स की डिटेल वीडियोस में आपका स्वागत है। उम्मीद है अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि करंट अफेयर्स के डिटेल वीडियोस आपको कम से कम समय में पूरे टॉपिक को कवर करके देते हैं। और आज हम दोस्तों बात करेंगे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट यानी कि आरटीआई की, जो 2005 में पास हुआ था। आज हम इस वीडियो में देखेंगे आरटीआई यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के कुछ मेन क्लॉजेज, आरटीआई का काम क्या था यानी कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे आरटीआई के। इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि आज के टाइम में आरटीआई को इंप्लीमेंट करने में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। और इसके साथ साथ एक और चीज हम देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज को आरटीआई के अंदर लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। ये सारी चीजें हम लोग आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में पास किया गया था और इस कानून के अंदर कुछ मेन प्रोविजंस है, वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 2J की, जो कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर है। ये सेक्शन ये बोलता है कि कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान के अंदर किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है, यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन। फिर से सुन लीजिए, सेक्शन 2J आरटीआई एक्ट का ये बोलता है कि कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान के अंदर किसी पब्लिक अथॉरिटी से किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन मांग सकता है। अब ये पब्लिक अथॉरिटी क्या होती है? पब्लिक अथॉरिटी का मतलब वो बॉडी जो देश के संविधान के द्वारा बनाई गई हो, या पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के किसी कानून के द्वारा बनाई गई हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन के द्वारा बनाई गई हो। जैसे कि मान लीजिए ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये देश के संविधान के द्वारा बनाया हुआ एक पब्लिक अथॉरिटी है। इलेक्शन कमीशन, ये भी क्या है? एक पब्लिक अथॉरिटी है जो देश के संविधान ने बनाई हुई है। तो आरटीआई का सेक्शन 2J ये बोलता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पब्लिक अथॉरिटी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है और पब्लिक अथॉरिटी को वो इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। आपने कई बार ऐसा सुना होगा एग्जाम्पल के तौर पर कि देश के प्रधानमंत्री ने इतना पैसा विदेशी यात्राओं में खर्च किया, या देश के अंदर पार्लियामेंट के अंदर इतनी सब्सिडीज दी जाती हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन दोस्तों आरटीआई के थ्रू ही प्राप्त होती हैं। तो आरटीआई का आपको जो मेन सेक्शन है सेक्शन 2J, वो समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं आरटीआई के अंदर सेक्शन 8(1) की। सेक्शन 8(1) जो आरटीआई का है वो कुछ एग्जेम्पशंस यानी कि कुछ एक्सेप्शंस देता है, यानी कि कुछ केसेस में इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा। जैसे कि अगर पब्लिक अथॉरिटी को ऐसा लगता है कि वो इंफॉर्मेशन देने से देश की सुरक्षा को खतरा है, तो पब्लिक अथॉरिटी उस इंफॉर्मेशन को देने से मना कर सकती है। वैसे ही आरटीआई के अंदर बहुत सारे प्रोविजन है दोस्तों, जिनमें से एक प्रोविजन है कि अगर कोई व्यक्ति किसी पब्लिक अथॉरिटी से कोई इंफॉर्मेशन मांगता है तो 30 दिन के अंदर यानी कि 30 डेज के अंदर उस पब्लिक अथॉरिटी को इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। अगर पब्लिक अथॉरिटी 30 डेज के अंदर वो इंफॉर्मेशन नहीं देती है तो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को कंप्लेंट की जा सकती है। अब दोस्तों, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के बारे में जान लेते हैं। इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स एक पोस्ट होती है जो केंद्र सरकार और हर स्टेट में जो राज्य सरकार है वो ये पोस्ट क्रिएट करती है और वहां पर किसी व्यक्ति को अपॉइंट करती है। और अगर किसी व्यक्ति को, किसी नॉर्मल व्यक्ति को पब्लिक अथॉरिटी कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती है तो वो व्यक्ति इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के पास जा सकता है। तो ये सारी प्रोविजंस है दोस्तों जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट यानी कि आरटीआई एक्ट 2005 में मेनली दिए हुए हैं। और आपको समझ में आ ही गया होगा आरटीआई करता क्या है। आरटीआई देश के सिटीजन्स को एम्पावर करता है। सोचिए आप, कितना महत्वपूर्ण कानून है जो देश के लोगों को अधिकार दे रहा है कि वो सरकार की ऑर्गेनाइजेशन से इंफॉर्मेशंस ले सकें। तो दोस्तों, आरटीआई का बेसिकली जो पहला मेन ऑब्जेक्टिव है वो है सिटीजन्स को एम्पावर करना। और जब सिटीजन्स एम्पावर होते हैं तो ट्रांसपेरेंसी भी सिस्टम के अंदर आती है और करप्शन भी कम होता है। तो आरटीआई के मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं सिटीजन एम्पावरमेंट, ट्रांसपेरेंसी और करप्शन का कम होना। अब हम दोस्तों देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं आरटीआई के साथ, यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के साथ। अब उन प्रॉब्लम्स को देखते हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है, कई बार लोग इस कानून का मिसयूज करते हैं। बिना बात के जो काम की इंफॉर्मेशन नहीं होती है वो भी सरकार से मांगते हैं और सरकार को वो देनी होती है, जिससे सरकार के रिसोर्सेज और टाइम वेस्ट होता है। जो दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है आरटीआई के साथ वो ये है कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि आरटीआई का यूज करके वो सरकार से इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हैं, जिससे कि बहुत सारे लोग अपने इस अधिकार को एक्सेस कर ही नहीं पाते हैं। और जो तीसरी मेन प्रॉब्लम है दोस्तों आरटीआई के साथ वो ये है कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के पास ज्यादा पावर्स नहीं होती हैं, जिससे कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स भी कई बार जो है वो लोगों की मदद नहीं कर पाते हैं।
तो ये सारी प्रॉब्लम्स राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के साथ हैं। अब हम सबसे एंड में देखते हैं कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। तो दोस्तों कई बार सवाल उठे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज भी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर आनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि लोग पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में भी जानकारी ले सकें, आरटीआई दाखिल कर सकें और लोगों को जानकारी मिले। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज आरटीआई के अंदर नहीं आना चाहती हैं। उनका ऐसा मानना है कि पॉलिटिकल पार्टीज पब्लिक अथॉरिटीज नहीं है। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था आरटीआई के अंदर कौन आता है, पब्लिक अथॉरिटीज आती हैं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज का ऐसा बोलना है कि पॉलिटिकल पार्टीज पब्लिक अथॉरिटीज की डेफिनेशन के अंदर नहीं आती हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज बचती हैं आरटीआई के अंदर आने से। यानी कि किसी भी व्यक्ति को अगर पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन पता करनी है तो वो आरटीआई लगाकर पता नहीं कर सकता है। पॉलिटिकल पार्टीज का ये भी बोलना है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन पॉलिटिकल पार्टीज को देनी है तो वो इनकम टैक्स अथॉरिटीज को दे सकती हैं, लेकिन आरटीआई के थ्रू वो कोई इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहती हैं। दोस्तों कई बार बहुत सारे लोग ये सवाल उठाते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग में कोई झोल-झाल होता है, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो लोग हैं गलत तरह से पैसे को इकट्ठा करते हैं। और इसके साथ साथ लोग ये भी बोलते हैं या बोल सकते हैं एक्टिविस्ट ये भी बोलते हैं कि सरकार की तरफ से भी पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत सारे फायदे दिए जाते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज को आरटीआई के अंदर आना चाहिए। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज बोलती हैं क्योंकि वो पब्लिक अथॉरिटीज नहीं हैं, इसीलिए वो आरटीआई के अंदर नहीं आना चाहती हैं। तो दोस्तों ये बेसिकली इशू चलता रहता है पॉलिटिकल पार्टीज का आरटीआई के साथ। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा आरटीआई एक्ट 2005 की मेन प्रोविजंस, आरटीआई की मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे, क्या क्या चैलेंजेस या क्या क्या प्रॉब्लम्स थी आरटीआई के साथ। और आपको ये भी समझ में आ गया होगा दोस्तों कि पॉलिटिकल पार्टीज आरटीआई के अंदर क्यों नहीं आना चाहती हैं। उम्मीद है इस तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे सभी प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत सारी नॉलेज कम से कम टाइम में देना ही हमारा मकसद है। थैंक यू वेरी मच।